हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं जीके विद स्टडी वाला में। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। आज की इस वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हम लोग सोशल साइंस का आप सभी के लिए वायरल पेपर को सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है 12 फरवरी 2024 के, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग 20 आप सभी का दो दो नंबर वाला जितना भी प्रश्न, उन सभी के प्रश्न को मैं लेकर आया हूं, ताकि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर कोई काट ना सके। एकदम न्यू पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आधारित है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए आप इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहो और आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 नजर आ रहा है और आप लोग देखिए, मेरे से पहले उत्तर करने का कोशिश भी कीजिएगा। देखिए इसमें क्या पूछा है, रिंडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग जानते हैं क्या था, रिंडर पेस्ट एक पशुओं में प्लेग की बीमारी था। ठीक है, आप लोग को इससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ने से ही आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, पशुओं में प्लेग की बीमारी को रिंडर पेस्ट कहा जाता है। 1890 के दशक में यह बीमारी अफ्रीका में फैली, जिसके परिणाम स्वरूप भारी संख्या में पशु मारे गए थे। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बस इतना लिख दीजिए, उसके बाद देखते हैं आप सभी का कौन 2 नंबर काटता है एक क्वेश्चन में। यह प्रश्न देखिएगा आप सभी का इस बार 2024 के एग्जाम में छप चुका है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए आप इस प्रश्न को एकदम याद कर लीजिए। देखिए उसके बाद दूसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पूछा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई थी। तो आप लोग क्या लिखिएगा, आप बोलेंगे सर इतना छोटा आंसर, तो आप लोग को पता है 2 नंबर का क्वेश्चन को आप लोग को कितना लाइन में लिखा जाता है। तो आप लोग का वहां लिखा हो रहा था 15 से आप लोग का 25 वर्ड के अंदर लिखा जाता है। मात्र 15 से 25 वर्ड में आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन लिखा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग उसका उत्तर में क्या लिखेगा, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के मध्य में सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। अब बताइए इसमें जो पूछा था उसका दोनों का जवाब हम लोगों ने दे दिया, तो क्या हमारा कोई नंबर काट सकेगा। तो बोलेगा बिल्कुल नहीं काटेगा, क्योंकि यहां पर पूछा था क्रांति सर्वप्रथम कब हुई थी, तो आप लोग और कहां हुई थी, तो आप लोग लिख दिए इंग्लैंड में हुई थी। और कब हुई थी, 18वीं शताब्दी के मध्य यानी 1850 के आसपास हुई थी। इससे आप लोगों का धीरे धीरे सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर होते जा रहा है। देखिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है, घरों में उपयोग किए जाने वाली 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 लिख रहा हूं, जो आप लोगों को अच्छा लगे आप वहां बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। लेकिन लिखने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, उस तरीके से लिखेगा ताकि आप सभी का एक भी नंबर कोई काट ना सके। तो आप लोगों को क्या लिखना है, घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधन निम्नलिखित है। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट में आपको क्या लिखना है, एलपीजी, दूसरा में आपको लिखना है किरोसिन। बस आप लोग को 2 पॉइंट लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को अगर एलपीजी याद नहीं होता तो कोई कोयला याद लिख सकते हैं, कोई लकड़ी। जानते ना आप लोग के घर में एलपीजी से भी खाना बनता होगा, कोई नहीं के घर में किरोसिन से बोलेगा। स्टोव जो होता है आप लोग का मट्टी तेल से जो जलता था, इससे किरोसिन से आप लोग का खाना बनता है। कोयला से तो बनता ही बनता होगा, लकड़ी से तो आप लोग जानते हैं लकड़ी से शादी इस समय बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे। तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आप सब कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम टाइम आप सभी को दिक्कत ना हो और आप लोग नोट्स को रिवाइज करके जा सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें आप लोग क्या लिखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब देखिए मैं यहां से आपसे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछूं तो आप लोग क्या मार्क कराएंगे, तो बोलेगा 1885 में हुई थी। इसलिए बोलता हूं आप लोग को सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, क्योंकि इस बार आप लोग जानते हैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कम कर दिया, मात्र 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का आप सभी का सब्जेक्टिव होने वाला है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो आप लोग क्या लिखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, एम.ओ. ह्यूम थे। कौन थे, एम.ओ. ह्यूम थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी, इससे आप लोग को धीरे धीरे 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है, आप लोग इसको हल्के में ना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 6 की तरफ आ चुकी, इसमें आपसे क्या पूछा, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग मुद्रा को परिभाषित किस तरह कीजिएगा, तो आप लोगों को क्या लिखना है, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिसे हम दैनिक जीवन में क्रय विक्रय करते हैं। तो आप लोग बोलेंगे इतना छोटा आंसर, तो बिल्कुल इतना ही आप लोग को छोटा दिखना और आप लोग को सटीक आंसर, ये जितना सारा आंसर मैं लिखा रहा हूं ये सारा आप लोगों का सटीक आंसर है। इतना लिखकर आइए, आप लोगों का एग्जाम में एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता है। तो आप लोगों को क्या लिखना था, मुद्रा को परिभाषित कीजिए में, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिसे हम दैनिक जीवन में क्रय विक्रय करते हैं, उसको हम लोग मुद्रा कहते हैं। यानी आप लोग समझ गए पहले जमाने में क्या होता था प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा आप लोग को डिटेल में बताना चाहूंगा। देखिए पहले जमाने में क्या होता था, आपने चावल उगाया, आपने क्या उगाया, चावल, और मैंने उगाया गेहूं, तो गेहूं
अब आपको चाहिए गेहूं और मुझे चाहिए चावल, तो मैं आपको अपना गेहूं दूंगा, आप मुझे अपना चावल देंगे। इस तरीके से चलता था, ठीक है, आप अपना मुझे देंगे, हम आपको देंगे, तो इस तरीके से चलता था। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं कर पाते थे। कपड़ा वाले को देना है तो कपड़ा देना पड़ेगा, कपड़ा हम उससे लेंगे, हम अपना चावल देंगे, वो मुझे ये देगा, वो मुझे देगा, इस तरह चलते जाता था पहले। लेकिन अब हम लोग उसको दूर करने के लिए क्या किए, मुद्रा को लाए, जिसके कारण हम लोग को दैनिक जीवन में बहुत फायदा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में क्या लिखना है, देखिए यहां पर आपसे पूछा उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, तो आप लोगों को लिखना अर्थव्यवस्था की अत्यधिक प्रगति बनने के लिए आर्थिक नीतियों में ढील अथवा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाए जाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में हम लोग जो ढील देते हैं उसी को उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण से तात्पर्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण में अर्थव्यवस्था को मुक्त करना, यही आप लोगों को लिखना है और पूरा नंबर पक्का करना है। जितना नंबर का सवाल पूछेगा इस तरीके से आप लोग लिखिएगा, सारा आप लोगों का धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव से आप लोग का सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। चलिए 8वां प्रश्न की तरफ चलते। देखिए 8वां प्रश्न में आपसे क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। देखिए ये प्रश्न आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी आप लोग हैश देकर नोट कर सकते कॉपी में इस तरीके से। तो आप लोग को क्या लिखना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को महान आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। किसका, महान आर्थिक का सामना करना पड़ा था। रुकिए थोड़ा सा जूम करता हूं यहां पर। उसके बाद आपको क्या लिखना, पूरी दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक क्या लिखा हुआ, आस्तिक में स्थिति बन गई थी। प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, महान आर्थिक का सामना करना पड़ा था। इसको आप लोग लिख दीजिए, एकदम कॉपी में नोट बनाएगा, एकदम स्टार मारकर आप लोग को नोट बनाना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न की तरफ आ चुके। इसमें क्या पूछा है, जॉबर कौन होता है। तो जॉबर क्या था, तो जॉबर जो था प्यारे विद्यार्थियों पुराना और रिश्वत कर्मचारी था, जो गांव से लोगों को लेकर आता था, उसको हम लोग जॉबर कहते हैं। तो चलिए इसको एकदम डिटेल में सॉल्व करते ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, जॉबर उद्योगों में नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक विशेष कर्मचारी होता था। जॉबर कोई पुराना था विश्वत कर्मचारी होता तो वहां वह गांव से लोगों को काम का भरोसा देकर शहर में लाता और उन्हें शहर में जमाने के लिए आवश्यक मदद देता था। आप लोगों को मैं क्या बताया कि जॉबर कोई पुराना और रिश्वत कर्मचारी होता था जो गांव से लोगों को लाकर शहर में बसाने के लिए मदद करता था। अगर आप यहां से भी लिख देते हैं, यहां से रुकिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहां से भी लिख देते हैं, ये देखिए यहां से आप लोग भी अगर लिख देते तो आप लोगों का कोई नंबर नहीं काटेगा। यहां से आप लोग भी लिख देंगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा यहां से, ठीक है, समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा, जीवाश्म ऊर्जा के 2 उदाहरण दे। तो जीवाश्म ऊर्जा के 2 उदाहरण पूछा, एकदम आप लोग का 2 नंबर का प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आप लोग क्या लिखिएगा, जीवाश्म ऊर्जा के 2 क्या लिखिएगा, निम्नलिखित। जब भी इस तरह का प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 2 उदाहरण दे, 3 उदाहरण दे, तो आप लोग निम्नलिखित लिखिए। उसके बाद एक पॉइंट में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट में आपको लिखना है कोयला, दूसरा में आपको लिखना है पेट्रोलियम, और आप लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। 2 नंबर जेब में रखिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरीके से आप लोग को एकदम तरीके से लिखिएगा, बोलिएगा कि आप लोग मेरा 90% कहीं नहीं है, 90% तो मेरा है ही, आप लोग को 95 करना है। क्या 90 तो है आप लोग का लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा जब एग्जाम देकर आएगा तो आप लोग का 90 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11वां प्रश्न की तरफ चलते। देखिए इसमें क्या पूछा, देखिए इसमें क्या पूछा, किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नाम बताइए। तो आप लोग को मैं 3 बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो आप लोग लिख दीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न, इस तरीके से प्रश्न पूछता है, आप लोग एकदम तरीके से लिख कर आएगा। देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा था आपको तो क्या लिखिएगा, आप लोग सबसे पहले लिखिएगा बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए यहाँ से आप लोग का एक और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे बीजेपी का फुल फॉर्म जिनको नहीं पता था, सभी को बच्चे को पता होगा, मुझे पता है, लेकिन जिनको नहीं पता तो वो क्या लिखेंगे, भारतीय जनता पार्टी, इससे आप लोग को पता चल गया। और एक आप लोग का एक और है लोकप्रिय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप लिख सकते हैं आम आदमी पार्टी, ये भी आप लोग लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कोई दोहराई नहीं, आप लोग को सटीक नंबर मिलेगा, ठीक है। जो मुझे पसंद था मैं आप लोगों के लिए लिख दिया हूं, ठीक है। यहां पर देखिए जो आप लोगों को पसंद है वो आप लोग जरूर से लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखना है आप लोगों को, ये प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये प्रश्न आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा है और इसका सटीक आंसर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। तो देखिए इसमें क्या पूछा, राजनीतिक दल के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। वंशवाद से मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखिए आप जानते हैं राजनीतिक दल में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पर कोई आदमी था, ठीक है, उसने अपने भाई को क्या दे दिया,
क्या वो अनपढ़ था लेकिन उसको भी सीट देकर क्या एमएलए बना दिया, फिर उसने अपने भाई को बनाया, इस तरह उसने अपने बेटे को बनाया, उसने अपने किसी को बना दिया, तो इसी को वंशवाद कहते हैं। अपने रिश्तेदार को बनाने को वंशवाद कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता ने नेता बनने के असर खत्म हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैं आप लोगों को बताया, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरे, इसमें अनुभवी तथा बिना जन आधार वाले लोग शीर्ष पद पर ऊंचे होते हैं। आप सभी को पता चलिए, देखिए जिनमें अनुभव है, आप में मान लीजिए आप में कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, इसमें कम है, लेकिन ये उसका रिश्तेदार है तो इसको उस पर काम करने का मौका मिल जाता है और आपको नहीं मिलता है, इसको मौका मिल जाता है और आपको नहीं मिलता है। यही चीज़ था प्यारे विद्यार्थियों, क्या राजनीतिक दलों के सामने वंशवाद की चुनौती। उसके बाद आइए हम लोग वाणिज्यिक को पढ़ते हैं। वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है, तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है। देखिए ये वाला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, व्यावसायिक बैंक वह संस्था है जो लाभ के उद्देश्य से आम जनता को मुद्रा के जमा, लेन देन तथा ऋण की सेवाओं प्रदान करती है। इसके लिए वह जनता, फॉर्म तथा सरकार से जमा स्वीकार करती है, उन्हें चेक या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, आदेश भुगतान उदाहरण करता है। यहाँ पर आपको लिखाना आधारण करता है। प्यारे विद्यार्थी, इस तरीके से आप लोग लिखिए, एकदम आप लोगों का कोई सटीक आंसर मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। आप लोग बस कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, आप सभी को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए उसके बाद इसमें क्या पूछ रहा है, हेनरी फोर्ड कौन था, तो अब मैं आपसे, हेनरी फोर्ड जो था वो कारों का बहुत बड़ा निर्माता था। क्या था प्यारे विद्यार्थियों, कारों का बहुत बड़ा निर्माता था, और वो कहाँ से था, अमेरिका से था। इस तरह धीरे धीरे आप सभी का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हेनरी फोर्ड, क्या लिखना है, हेनरी फोर्ड अमेरिका के एक बहुत बड़ा कार निर्माता था। उसने फोर्ड नामक गाड़ियों का उत्पादन किया। हेनरी फोर्ड बड़े पैमानों पर उत्पादन करने वाले के लिए प्रेरणा का स्रोत था। बस इतना लिख दीजिए, आप सभी का कोई नंबर नहीं काटेगा प्यारे विद्यार्थियों, इतना आप लोगों को लिखना है हेनरी फोर्ड के बारे में, बस आप सभी का 2 नंबर पक्का हो गया। आइए दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी 15वां प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या पूछ, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक क्रांति, तो आपको क्या लिखना है, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के, ये देखिए यहाँ पर मैं एक प्रश्न भी था औद्योगिक क्रांति से उसी तरह का प्रश्न, लेकिन इसमें आपसे क्या पूछा है कि आप क्या समझते हो। यहां पर आपको क्या लिखना है, 18वीं शताब्दी के उत्तरदाय में उत्पादन की तकनीकों एवं संगठन में हुए व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जानते हैं। आप लोग जानते हैं क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था क्रांति में, इसी को आप लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई तथा उत्पादन, देखिए उसके बाद क्या लिखना, उत्पादन की मात्रा और दर दोनों में वृद्धि हुई। आप लोग को पता चल गया, जब औद्योगिक क्रांति आया तो उससे हम लोग का बहुत सारा फायदा भी हुआ था प्यारे विद्यार्थी, और बहुत सारा नुकसान भी हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। तो आप लोग का जो गली मोहल्ले में रहता है उसी को हम लोग क्षेत्रीय दल कहते हैं। आम भाषा में मैं आपको समझाने का कोशिश किया था। तो आप लोग क्या लिखेंगे, क्षेत्रीय दल किसी प्रांत या क्षेत्र के स्थानीय समुदायों में ज्यादा रुचि लेता है, इनका विस्तार एक या कुछ राज्यों तक सीमित होता है। बस ये आपको लिखना, एकदम याद करिए, सटीक आंसर है आप सभी के सामने। ये प्रश्न भी आप सभी का इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। जब आप सभी के एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, ये वैसे आप लोग का काम का चीज़ नहीं, इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम लोग चलते हैं 17वां प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या पूछा, खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो आप लोगों को क्या लिखना है, खरीफ फसल में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं प्यारे विद्यार्थी। इसमें आपको क्या लिखना है, भारत में मानसून के आगमन के समय बोई जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। उदाहरण में क्या लिखना, चावल, कपास, मक्का, मूंगफली आदि। आप लोगों को देखिएगा ये प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था प्यारे विद्यार्थी, इसीलिए ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैं याद चुका हूं, इस बार आपसे रबी फसल के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, खरीफ नहीं पूछेगा तो क्या, रबी तो पूछेगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18वां प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। देखिए इसमें क्या लिखना है, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है। तो नेपाल में संघीय शासन या गणराज्य व्यवस्था, यह आपको लिखना है। एकदम सटीक आंसर इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। 3 लाइन का आपको लग रहा है, 3 वर्ड का, लेकिन इसका आंसर यही होगा, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या लिखना आपको, नेपाल में किस तरह की शासन है, तो आपको लिखना नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की शासन व्यवस्था। बस इतना लिखना आपको, आप लोगों का 2 नंबर पक्का, 2 नंबर पक्का। एग्जामिनर भी खुश होकर आप लोगों को बोलेगा ये इतना सटीक आंसर लिखा है, कोई बनाकर नहीं लिखा, पूरा सटीक आंसर लिखा है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। आइए विदेशी निवेश में समझते हैं। तो आपसे पूछा विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य, तो आपको क्या लिखना है, विदेशी
बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा व्यापार के लिए क्या लिखना, परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, क्या लिखना, मशीन तथा अन्य उपकरणों को खरीदने में व्यय की गई मुद्रा को विदेशी निवेश कहा जाता है। आपको पता चल गया क्या विदेशी निवेश क्या कहा जाता है? मतलब हम लोग अपना विदेश में निवेश करना चाहते हैं, मतलब एक कंपनी है, ठीक है, इस तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। एक कंपनी है, मान लीजिए ये कंपनी कहाँ है, ये आपका झारखंड में, ठीक है, झारखंड में ये कंपनी है और झारखंड से वो चाहता है क्या, इसका कंपनी अमेरिका में भी हो, कहाँ हो, अमेरिका में भी हो, तो क्या करेगा वो भारत से अपना क्या भेजेगा, तो ये भेजेगा, तो वो फिर यहाँ हो गया, मान लीजिए इसका कंपनी, तो वो चाहेगा मेरा कंपनी यहाँ पर भी हो, फिर इसका यहाँ होगा, तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। यानी एक कंपनी अपने जैसे अनेक कंपनी खोलना चाहते हैं, उसको हम लोग विदेशी निवेश कहते हैं। इसमें आप लोग लिख सकते हैं विदेशी निवेश की देश की आय में रोजगार की वृद्धि होती है, क्योंकि जब मान लीजिए जब मैं यहाँ पर अपना कंपनी खोलूंगा तो मुझे कंपनी खोलने के लिए वहाँ पर काम के लिए अपना जो बिल्डिंग भी बनाना पड़ेगा, तो बिल्डिंग बनाने चाहेगा तो वहाँ मजदूर चाहेंगे, मजदूर लगेंगे, फिर वहाँ पर मैं उन लोगों को रोजगार भी दूंगा। इस तरीके से विदेशी निवेश से हम लोग को रोजगार का भी फायदा मिलता है। और लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न आप सभी के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप लोग को याद करना है और कल मैं आपसे सुनूंगा ये प्रश्न को आप लोगों को याद करना है। क्या लिखा हुआ है, उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना अर्थव्यवस्था को अत्यधिक प्रतियोगिता बनाने के लिए आर्थिक नीतियों में ढील अथवा अवरोध एवं प्रतिबंधों को हटा जाने की प्रक्रिया को उदारीकरण करते हैं। ये प्रश्न शायद मुझे लगता है कि रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, ये प्रश्न आप सभी जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये प्रश्न आपको 3 नंबर के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको मुझे एक सवाल का जवाब कमेंट करके बताना है, तो क्या है वो सवाल, आइए मैं आपसे पूछता हूं और उस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए मुझे आप लोग कमेंट करके क्या बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना है, ठीक है, आपको क्या बताना है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कहां पर हुई थी। क्या बताना आप लोगों को, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कहां हुई थी और किस देश में हुई थी, ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी आएगा, ठीक है, और मैं आप लोगों को बताया भी हूं, ठीक है, तो आप लोग को बताना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग चाहे तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।